की किताब आई है सोशल साइंस की, उसको कवर कर रहे हैं। और अभी हम पहला चैप्टर नेचुरल रिसोर्स को कवर कर रहे हैं। यह इसका 5वां पार्ट है और फाइनल पार्ट है। और अब तक की जो वीडियो आई है आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी, आप उसे ज़रूर देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें। धन्यवाद। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है रिस्पॉन्सिबल एंड वाइज यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, स्टीवार्डशिप, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में सवाल आएगा कि स्टीवार्डशिप होता क्या है। इसका मतलब होता है केयरिंग फॉर नेचर, मतलब नेचर का केयर टेकर बनना, नेचर की सुरक्षा करना, नेचर सही तरीके से फंक्शन करे, उसमें अपने आप को पार्टिसिपेट करना, उसका केयर करना। ठीक है, हमारा ड्यूटी क्या है? हमारा ड्यूटी है कि नेचुरल रिसोर्स को वाइजली इस्तेमाल करें, दिमाग से अच्छे से इस्तेमाल करें, इसको बर्बादी ना करें कि पानी बर्बाद कर रहे हैं, सॉइल को गंदगी कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं, हवा को पोल्यूट कर रहे हैं। इस तरीके से हमें काम नहीं करना है, हमें वाइजली यहाँ पर यूज़ करना है अपने नेचुरल रिसोर्स को। ठीक है, हम इतना नेचर को टाइम देंगे कि वो अपने जो भी रिन्यूएबल रिसोर्स है खुद को हील कर पाए, खुद को रीजनरेट कर पाए। जो भी डैमेज हम लोग नेचर को दिए हैं वो खुद को यहाँ पे हील कर पाए। ये कैसे? अगर आपको चोट लग जाता है तो आप अपनी बॉडी को टाइम देते हैं कि वो चोट ठीक हो जाए, तो नेचर को भी टाइम चाहिए। नेचर भी अपने आप को हील करता है। और अगर आप ऐसे ही इस्तेमाल करते रहेंगे रिसोर्स को एकदम केयरलेसली, तो नेचर इससे हील नहीं हो पाएगा और हमें ही बाद में नुकसान होगा, क्योंकि नेचर से जो हमें रिसोर्स मिलते हैं उसका इस्तेमाल करके ही हम जो है अपने लाइफ को बेहतर बनाते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे प्लैनेट को हार्म नहीं करना है। अगर हम लोग केयरलेसली यूज करते हैं तो हमको मालूम है पॉल्यूशन होगा। हवा, एयर पॉल्यूशन देखिए कितना फैल गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, बहुत तरह के पॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे। आप अगर अपने रिसोर्स को, अपने नेचर का ख्याल नहीं रखते हैं तो हमें यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी लॉस देखने को मिलेगा। यानी इतने सारे जो लिविंग बींग हैं, चाहे जानवर हैं, इंसान हैं, माइक्रोब्स हैं, प्लांट है, सारे धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होने लगेंगे और बहुत कम स्पेसिस बच जाएंगे हमारे पास। और क्लाइमेट में भी चेंज है देखने को मिलता है कि देख रहे इतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हम लोग ने कर दिया है कि जो हिमालय वगैरह पिघल रहा है, मौसम में बहुत बदलाव देखने को मिलता है। जब बारिश होना चाहिए तब बारिश होता नहीं है, गर्मी में देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है। तो बहुत तरह का क्लाइमेट चेंज देखने को मिलता है, जिससे हमारा लाइफ बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से इम्पैक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी लॉस को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी ऑल द डिफरेंट एनिमल, प्लांट, इंसेक्ट, बर्ड एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि हमारे नेचर में सारे जो लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो प्लांट हो जाए, जानवर हैं, इंसेक्ट हो जाए, बर्ड है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब वो लिविंग अगर है तो सारा बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है। अब बायोडाइवर्सिटी लॉस का क्या मतलब है? जब बहुत सारे स्पेसिस डिसअपियर होने लगते हैं अर्थ से। अब सुने होंगे कि बहुत लोग बोलते हैं टाइगर जो है एक्सटिंक्ट होते चला जा रहा है, टाइगर का नंबर बहुत कम होता चला जा रहा है। उस तरीके से कितने ऐसे जानवर हैं वो तो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब डायनासोर का जब आप बात करते हैं, डायनासोर के बारे में सुने, वो भी एक्सटिंक्ट हो गए। तो उस तरीके से बहुत सारे स्पीसीज़ हैं, बहुत सारे प्लांट के ऐसे स्पीसीज़ हैं वो अब ख़त्म होते जा रहे हैं, बहुत कम नज़र आते हैं। कितने ऐसे पक्षी हैं वो आपको कितना कम नज़र आएंगे अब आकाश में उड़ते हुए, जो आपको बचपन में नज़र आते होंगे। सारा प्रभाव है कि किस तरीके से नेचर को जिस इंसान ने एक्सप्लॉइट कर रहा है, उससे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी लॉस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। बहुत सारे स्पीसीज़ यहाँ पे एक्सटिंक्ट होते चले जा रहे हैं। ठीक है, कारण क्या है इसका? देखिए, हम बहुत सारे जंगलों को काट दे रहे हैं, जंगलों को काट दे रहे हैं तो जानवर रहेंगे कहाँ पे? ठीक है, और बहुत पॉल्यूशन फैलने से आपका हम लोग लैंड को पॉल्यूट कर दिए, वाटर को पॉल्यूट कर दिए हैं। केमिकल का हम लोग इस्तेमाल फार्मिंग में बहुत ज़्यादा करने लगे हैं, उससे भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। क्लाइमेट चेंज जो है वो भी बहुत तेज़ी से, बहुत सारे स्पीसीज़ उसको नहीं अडेप्ट कर पाते हैं। जब अचानक गर्मी बढ़ जाएगा, बहुत सारे स्पीसीज़ उसको अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, उन्हें इतना गर्मी का पहले आदत नहीं था। यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो गया तो अडेप्ट नहीं कर पाए, उनसे उनका खात्मा हो जाएगा। अब है रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल यूज। देखिए, रिन्यूएबल रिसोर्स तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि वो सारे जो नेचर के द्वारा रीस्टोर हो जाते हैं बहुत कम टाइम में, जैसे वाटर है, फॉरेस्ट है, सॉइल है, बहुत जल्दी रिन्यू हो जाते हैं। नॉन रिन्यूएबल क्या है? जो एक बार खत्म हो गए तो उसको वापस रिन्यू होने में मिलियंस ऑफ ईयर का टाइम लगता है, यानी वो गए हमेशा के लिए। जैसे कोल है, ऑयल है, मिनरल है,
हमारा यहाँ पे काम क्या है? हमारा यहाँ पे काम क्या है कि हम रिन्यूएबल रिसोर्स को हेल्प करेंगे ताकि वो रीजनरेट करे। कैसे हेल्प करेंगे? उसको सही तरीके से इस्तेमाल करके। पानी का इस्तेमाल हम इतना ज़्यादा नहीं करने लगेंगे जितना हमें नीड नहीं है, जितना नीड है उतना यूज करना है। उसी तरीके से और भी जो कोल है जो आपका, उसका अल्टरनेटिव सोर्स देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करने के लिए कोल के अलावा और क्या क्या सोर्स हमारे पास अवेलेबल है, जैसे वाटर है, सोलर है, तो हम उसको मिक्स करके यूज करेंगे। ठीक है। अगर यहाँ पर आपका पेट्रोलियम है, तो पेट्रोलियम जो है वो गाड़ी वगैरह चलाने के लिए इसमें इस्तेमाल में आता है, तो उसका भी हम अल्टरनेटिव ऑप्शन बनाने की कोशिश करेंगे, ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया। तो इस तरीके से हम जो रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल वाले हैं और जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, उसको हम रीजनरेट करने में यहाँ पे बहुत मदद कर सकते हैं। ठीक है। अच्छे तरीके से केयरफुली हमें यहाँ पर चीज़ों को इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर आपकी किताब में एक टॉपिक दिया हुआ है, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन। वाटर डिप्लेशन क्या है? मेनी फार्मर यूज अंडरग्राउंड वाटर फॉर फार्मिंग। जाहिर सी बात है, जब हम लोग खेती करता है किसान, तो वहाँ पर जो है वो पानी का इस्तेमाल, ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करता है ताकि खेत में इरिगेशन कर पाए। ठीक है। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होता है? ज़्यादा अगर हम अंडरग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत जो वाटर लेवल है वो नीचे चला जाएगा, वाटर का टेबल एकदम गिरता चला जाएगा और आने वाले टाइम पे फिर ज़मीन के अंदर पानी ही नहीं बचेगा। अब बहुत सारे शहर में ग्राउंड वाटर का पानी पूरी तरीके से साफ़ हो जाएगा, इससे हमें सर्वाइव करने में दिक्कत होगा। सॉल्यूशन क्या है कि हम वाटर हार्वेस्टिंग करें, पानी को बचाएं, पानी को इस्तेमाल जो रीयूज करें, रिसाइकल करते रहें, यानी पानी को बर्बाद ना होने दें, उस पानी को बार बार उसको रिसाइकल करके रीयूज करके इस्तेमाल करते रहें। जहाँ पे पानी का नीड नहीं वहाँ पर उसको कम करेंगे। ठीक है। पॉन्ड, लेक ये सब बनाएंगे ताकि पानी को स्टोर करने में हमें मदद मिले। अब केमिकल फर्टिलाइजर एंड सॉइल डैमेज। सॉइल इज़ लाइक स्किन ऑफ द अर्थ, इट गिव अस फूड। तो सॉइल क्या है? वो अर्थ के स्किन की तरह है, ये हमें क्या फूड देता है। अगर हम लोग उसका ओवर यूज करेंगे ना केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड, मतलब सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर डाले जा रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज करते जा रहे हैं, तो सॉइल आपका बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा फ्यूचर में। फिर उसमें खेती कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और साथ में बहुत सारे जो इंसेक्ट है जो किसानों का मदद करते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे पेस्टिसाइड से। और साथ में साथ इतना ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र डालने के कारण पानी जब उस ज़मीन पे जाएगा तो उस वहाँ पे पानी भी वहाँ पे पॉल्यूट होगा। ठीक है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि कुछ हमें ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड भी इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे काउ डंग कंपोस्ट है, नेचुरल पेस्ट कंट्रोल हो गया, क्रॉप रोटेशन हो गया, मल्चिंग हो गया। मल्चिंग क्या है? पत्तों से हम मिट्टी को ढक देंगे ताकि वहाँ पे मॉइस्चर बना रहे। ठीक है। तो वो भी एक चीज़ कर सकते हैं। अब है पंजाब वाटर क्राइसिस। देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन जब हुआ था 1960 के दशक में, तो वहाँ पर HYV सीड हो गया, इरिगेशन हो गया, हाई क्वालिटी मशीन्स वगैरह का इस्तेमाल करके वहाँ पर खेती को पैदावार को बढ़ाया गया। तो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में लीडर था, यानी उन्होंने बहुत पैदावार बढ़ाया। पंजाब तो बहुत ज़्यादा उसमें ग्रोथ किया, लेकिन उस ग्रोथ का कीमत वो आ चुका रहा है। आज के डेट में पंजाब का ग्राउंड वाटर जो है बहुत ज़्यादा डिप्लेट हो गया है। आप ये जो मैप को देख रहे हैं, जो रेड कलर से मार्क है, यहाँ इस एरिया में तो पानी बहुत नीचे चला गया, 30 मीटर से भी नीचे एकदम यहाँ पानी चला गया है। और आपका 80% ऑफ लैंड बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो गया है। इतना खेती हुआ, इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया गया कि पीने के पानी में वो पेस्टिसाइड चला गया है, जिससे बहुत तरह की बीमारी देखने को मिलता है, हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ गया है। हाई यील्डिंग क्रॉप मदद तो किया, ग्रोथ लेकर आया, बहुत पैदावार बढ़ाया, लेकिन उसके बहुत नुकसान भी देखने को मिला नेचर को लंबे टाइम के बाद, और अब लोगों को उससे समस्या हो रहा है। अब सीमेंट प्रॉब्लम। देखिए, सीमेंट जो है आपका हर जगह है। आपका घर जिससे बना है सीमेंट, स्कूल की बिल्डिंग आपका सीमेंट से बना है, रोड सीमेंट से बना हुआ है, मतलब पूरा जो आज का मॉडर्न कंस्ट्रक्शन है, कोई भी चीज़ जो बना हुआ है वो सीमेंट से बना हुआ है। लेकिन सीमेंट फैक्ट्री में देखिए क्या होता है ना, जो सामान बनाने समय यूज होता है वो क्या होता है, डस्ट पॉल्यूशन सीमेंट से बहुत होता है, जो लंग्स में चला जाएगा, उससे आपका प्रॉब्लम आ सकता है। प्लांट्स में से जो निकलता है वो आपका यहाँ पे डस्ट, या प्लांट का बात यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री का हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। वाटर पोल्यूशन बहुत होता है सीमेंट से। ठीक है। सीमेंट के कारण सॉइल कंटेमिनेशन देखने को मिलता है, जो कि जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है सीमेंट को बनाने में वो बहुत डैमेज करता है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इको फ्रेंडली मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं सीमेंट में, जैसे मड हो गया, स्टोन हो गया, रिसाइकल प्लास्टिक हो गया, मतलब कि सीमेंट के जगह पे हम लोग इस तरह की चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि सीमेंट का यूज थोड़ा कम हो। और पॉल्यूशन के गाइडलाइंस को यहाँ पे हमें फॉलो करना है। ठीक है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भारत का है, वो इस चीज़ पर निगरानी रखता है कि ज़्यादा यहाँ पर
नुकसान ना पहुँचे सीमेंट के पॉल्यूशन से। क्लीनर टेक्नोलॉजी पे जाएं, जिसे कुछ बेटर अल्टरनेटिव खोजें सीमेंट के अलावा। ठीक है, ये आपकी किताब में एक फ़ोटो दिया हुआ है। कम्युनिटी बिल्डिंग और ऑरोविल में कंस्ट्रक्टेड बाय ऑरोविल अर्थ इंस्टीट्यूट विच होल्ड अ यूनेस्को चेयर फॉर अर्बन आर्किटेक्चर। दिस मॉडर्न बिल्डिंग इज मेड ऑफ मड यूजिंग स्पेशल टेक्निक्स। ये मड से ये बिल्डिंग को बनाया गया है, सीमेंट से नहीं बनाया गया है, और बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। तो यही अपील किया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे चीज़ों से सामान बिल्डिंग को बनाएं जो कम पॉल्यूशन करे। अब देखिए यहाँ पे एक एंसेंट विजडम आपकी किताब में टॉपिक दिया है, वृक्ष आयुर्वेदा। वृक्ष आयुर्वेदा जो है वो एक एंसेंट इंडियन साइंस है प्लांट लाइफ का। ठीक है, प्लांट को किस तरीके से हमें प्लांटिंग करना चाहिए उसके बारे में दिया हुआ है। यह हमें बताया है कि कौन से प्लांट के लिए कौन सा मिट्टी सही रहेगा। ठीक है, ये सही गाइडेंस हमें देता है कौन से प्लांट से कौन सा मिट्टी रहेगा। बेस्ट वे टू वाटर प्लांट, ये हमें ये भी बताएगा कि किस तरीके से हम प्लांट में पानी दें। नेचुरल पेस्ट कंट्रोल के बारे में देता है फ्रेंडली प्लांट, मतलब ये भी बताएगा कि कुछ ऐसे प्लांट्स का इस्तेमाल कीजिए जो नेचुरल पेस्ट हैं, आपको फर्टिलाइजर या फिर कोई केमिकल वाले चीज़ का नीड नहीं। जैसे कि लोग बोलते हैं कि आपको टमाटो के साथ आप सनफ्लावर को उगाइए, सॉरी मैरीगोल्ड के फूल को उगाइए, वो अपने आप रिपेलेंट का काम करेगा, आपको उसको जगह पे कोई केमिकल रिपेलेंट का नीड नहीं है। ठीक है, क्रॉप रोटेशन कीजिए, मिक्स क्रॉपिंग कीजिए। ठीक है, एक हर बार एक ही जमीन पे एक ही तरह का फसल उगाने से अच्छा आप क्रॉप को बदलते रहिए, मिक्स क्रॉपिंग कीजिए। इससे हेल्दी सॉइल बनेगा, बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पे सिक्किम का कहानी आपका दिया हुआ है। सिक्किम जो है 100% ऑर्गेनिक बन गया 2016 में, मतलब कि 2016 तक यहाँ पे जितना भी खेती होता है, जो लोग भी खेती करते हैं ऑर्गेनिक करते हैं। ऑर्गेनिक मत करते हैं मतलब बिना कोई फर्टिलाइजर, कोई इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, कुछ चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। पेमा फैमिली के बारे में आपके यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ कि पेमा फैमिली थे, वो पहले केमिकल से फर्टिलाइजर करते थे और स्टार्टिंग में तो उनका पैदावार बढ़ा, लेकिन धीरे धीरे उनका पूरा ज़मीन खराब होने लगा। ज़मीन पूरा जब खराब होने लगा तो उन्होंने सोचा हम नेचुरल मेथड का इस्तेमाल करेंगे, कंपोस्ट बनाएंगे, नीम गार्लिक पेस्ट रिपेलेंट का इस्तेमाल करेंगे, मल्टीपल क्रॉप उगाएंगे। इससे पता क्या हुआ, इससे सॉइल जो है स्टार्टिंग में तो धीरे टाइम लिया हील होने में, धीरे धीरे सॉइल बहुत अच्छा हो गया। बहुत सारे बर्ड और इंसेक्ट वहाँ पर आने लगे, बहुत सारे लोग टूरिस्ट विजिट करने लगे कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे होता है, हमें भी सीखना है। ऑर्गेनिक फार्म से यहाँ पर बहुत 20% ज़्यादा पैसा कमाए, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो भी चीज़ें बनती है थोड़ा महंगा बिकता है, क्योंकि वो बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड फ्री होता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए उसका दाम ज़्यादा होता है और लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं। और ये ग्लोबल मॉडल बना सस्टेनेबल फार्मिंग का। तो यहाँ पर सिक्किम बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कैसे वो नेचुरल हुए, कैसे वो नेचर के प्रति संवेदनशीलता ज़्यादा दिखाएं। ठीक है, यहाँ पे आपको एक्सप्लोर करने के लिए आपकी चीज़ एक दिया हुआ है, एक आप मिनी पोस्टर को क्रिएट कीजिए और उसमें आपको बताना है कि आप क्या कर सकते हैं वाटर और सॉइल को सेव करने के लिए। आप ड्राइंग का इस्तेमाल कीजिए, शॉर्ट फैक्ट का इस्तेमाल कीजिए, स्लोगन का इस्तेमाल कीजिए। एक और आपका एक टॉपिक दिया हुआ है, वो है कि फाइंड अनदर स्टेट और कंट्री। आप किसी दूसरे राज्य और देश को फाइंड करें जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का इस्तेमाल करते हैं या कोई किसी दूसरे सस्टेनेबल मेथड का इस्तेमाल करते हैं, और लोगों को बताएं कि उन्होंने क्या ऐसा किया जिससे उनका खेती अच्छा हो गया, सस्टेनेबल हो गया, आप वो पता कीजिए। अब फाइनल थॉट समराइज कर सकते हैं हम लोग, हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है कि हम नेचर को आज कैसे ट्रीट करते हैं। ठीक है, हमें नेचर को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। वाटर है, सॉइल, एयर, फॉरेस्ट, एनिमल, सबको हमें बहुत अच्छे से यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। लॉन्गर हेल्थियर लाइफ फॉर ऑल, लेट्स रिस्पॉन्सिबल स्टीवार्ड ऑफ द अर्थ, हमें यहाँ पे बनना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका लास्ट टॉपिक था। उम्मीद करता आपको चीज़ समझ में आया होगा, और ज़रूर हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम लगे आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। धन्यवाद।